नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और इधर चर्चाओं के केंद्र में लगातार बना हुआ है चीनी। खासतौर से जब से ये मध्य पूर्व एशिया में तनाव बढ़ा है, हम देख रहे हैं एथेनॉल, चीनी, इसको लेकर के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पे बातचीत हो रही है। क्या कुछ घट रहा है इसके इर्द गिर्द, इस पर डिटेल में आज बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन सर। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पर। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर, आप जब भी आते हैं सर बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करके और बहुत सारा ज्ञानवर्धन भी होता है हमारे दर्शकों का। तो सबसे पहले तो आपसे सर चीनी पे समझना चाहेंगे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि जब भी ये गर्मी का सीज़न आता है चीनी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। हालांकि इस बार तापमान उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसे में किस तरीके से आप भविष्य में चीनी की घरेलू डिमांड को देख रहे हैं? देखिए, हमने यहाँ पे देखा है कि अभी तक जो डिमांड है उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे तापमान जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो जो शीतल पेय कंपनियां हैं उनकी डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे जब यहाँ पे वेकेशन का सीजन स्टार्ट होगा तो उसमें ट्रेवलिंग भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो होरेका इंडस्ट्री है वहां से भी जो डिमांड है चीनी की वो इमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि अगले 3 महीने जो है काफी अच्छे खपत के लिहाज से भारतीय बाजारों में रह सकते हैं चीनी के। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो आने वाले समय में डिमांड निश्चित रूप से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आने वाले टाइम में जो है वो हम डिमांड बढ़ते हुए डोमेस्टिक कंजम्पशन की देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, इस बार उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। क्या जो उत्पादन है वो अनुमान के अनुसार ही आप देख रहे हैं, या बीच बीच में जिस तरीके से मौसम की बयार पलटती दिखाई दे रही है उसमें कुछ कमी या ज़्यादा आप देख रहे हैं? आप क्या अनुमान लगा के बैठे हैं? देखिए, अभी तक यहाँ पे अगर हम गत वर्ष के मानसून की बात करें तो वहां पे जो मानसून है काफी बेहतर था। तो उस लिहाज से उत्पादन में निश्चित रूप से जो है बढ़त देखने को मिली, क्योंकि वहां पे अनुकूलता थी मौसम की। और जिस तरह से यहाँ पे इथेनॉल में जो है गन्ने की हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन देखने को मिला था, तो उसके चलते यहाँ पे पैदावार अच्छी थी। लेकिन अब यहाँ पे इस वर्ष जो है ज्यादातर मौसम एजेंसी जो है वो एल नीनो की संभावना जता रही है। और शुगर के लिए अगर हम शुगर केन की बात करें तो ये काफी जो है वाटर इंटेंस जो है क्रॉप मानी जाती है। तो अगर यहाँ पे मानसून में थोड़ी भी कमी रहती है तो निश्चित रूप से जो वर्ष 2026-27 का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। तो अभी तक यहाँ पे पिछले वर्षों में उत्पादन निश्चित रूप से बेहतर रहा है, लेकिन अगले जो क्रॉप ईयर है वहां पे उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती जी, ये बात है यहाँ पर। और सर, अभी जो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें शुगर की, तो सरकार ने जो कोटा तय किया है, क्या वाकई में उतना एक्सपोर्ट हो पाएगा या वहाँ पर आप कुछ कमी की उम्मीद देख रहे हैं? अभी करंट लेवल पे ग्लोबल डिमांड कैसे देख रहे हैं आप दुनिया भर के बाजार में? देखिए, डिमांड यहाँ पे ग्लोबली भी थोड़ी सबड्यू रही है, स्पेशली वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमने देखा है कि जो शिपिंग जो है वो वहां पे बड़ी रूप में प्रभावित होती हुई नजर आई है। तो उस लिहाज से वहां पे जो है हमने एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो प्रभावित होते हुए देखी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं तो वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए लगातार तत्पर हैं। और जैसे ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सेटल होंगे, शिपिंग ऑपरेशंस जो नॉर्मलाइज होते हुए नजर आएंगे और ऐसे में वहां पे जो डिमांड है एक्सपोर्ट की वो फिर उभरती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो निश्चित रूप से सुधार दिखाती हुई नजर आएगी और उसके चलते भी भारतीय बाजारों में कीमतों में एक सपोर्ट जो है वो आता हुआ नजर आएगा। ये बात है। और इस सब के बीच में सर, अगर हम चीनी मिलों की बात करें तो वहाँ पे ये उम्मीद की जा रही है कि 31 लाख टन चीनी के बराबर गन्ना एथेनॉल में खप जाएगा। लेकिन अब एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की भी मांग बढ़ रही है। क्या आपको लग रहा है ऐसे में क्या गन्ने का डाइवर्जन ज़्यादा होगा? क्या व्यू है आपका इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल अभी तक हम यहाँ पे E20 मैंडेट जो है वो देख रहे हैं भारत में, और उसके लिहाज से 20% जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग वहां पे पेट्रोल में की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से सरकार जो है एनर्जी, डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए और हायर एनर्जी प्राइसेस को देखते हुए आने वाले समय में इथेनॉल का जो मैंडेट है उसको बढ़ाने के लिए सोच रही है। तो ऐसे में अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो मैंडेट है वो बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से जितने भी जो कमोडिटीज है जहां से इथेनॉल एक्सट्रैक्ट होता है, मेनली
शुगर केन, राइस और आपका कॉर्न, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है और जो डाइवर्जन है शुगर केन का वो इथेनॉल में बढ़ सकता है। तो इसकी काफी यहाँ पे फेयर जो है चांसेस हैं कि आने वाले समय में जो शुगर केन का डाइवर्जन इथेनॉल में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में एक तो इथेनॉल में डाइवर्जन बढ़ना, दूसरा यहाँ पे उत्पादन जो है कमजोर मानसून के चलते प्रभावित होना और एक्सपोर्ट की डिमांड में सुधार की उम्मीद, ये सारे कारण जो है कहीं ना कहीं शुगर की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरा हम देख रहे हैं कि रुपये में काफी कमजोरी देखने को मिली है और ऐसे में अगर शिपिंग ऑपरेशन नॉर्मलाइज होते हैं तो एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार रहेगा, तो उसका रुपये की वीकनेस का फायदा वहां पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे पॉजिटिव जो है होते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें। जी, अब सर अगर चीनी की कीमतों की बात करें तो शॉर्ट टर्म में क्या आउटलुक देख रहे हैं, और यहाँ से तेजी रहेगी चीनी की कीमतों में या थोड़ा सा नरमी आप देख की उम्मीद कर रहे हैं? चीनी में अगर हम देखें विपुल जी, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स जो है ग्रेजुअली पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट में आइस जो फ्यूचर्स है वो 13 सेंट पे एक अच्छा बेस बना करके लगभग 7 से 8 महीने का कंसोलिडेशन करके वहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं। एक अच्छा जो है शॉर्ट टर्म में वहां पे राउंडिंग बॉटम जो है पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है टेक्निकल चार्ट पे, और ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छी मजबूती शुगर में जो है देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो आइस फ्यूचर अभी 15 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, हमारा मानना है कि अगले 6 से 12 महीने में ये 27 सेंट तक जो है आइस फ्यूचर जा सकता है। तो लगभग वर्तमान स्तरों से यहाँ पे 50% बढ़त की संभावनाएं लंबी अवधि में नजर आती है इंटरनेशनल मार्केट में। और जो भारतीय बाजारों में कीमतें अभी लगभग 4,400 के आसपास है, वहां भी जो है बढ़त वो 5,500 से 5,800 तक आ सकती है अगले एक साल में। तो काफी बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पे नजर आती है जिस तरह से फंडामेंटल शेपअप हो रहे हैं, और टेक्निकली यहाँ पे जो एक बड़ा ब्रेकआउट मार्केट जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको देखते हुए लॉन्ग टर्म फ्यूचर शुगर का काफी ब्राइट नजर आता है। जी सर, अब जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर एग्री कमोडिटीज़ में कहीं पर अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो तो वो कहाँ पर बनानी चाहिए? आपकी टॉप एग्री कॉल कौन सी होंगी? देखिए, यहाँ पे मसाला पेक में कोरिएंडर में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है और हमारा मानना है कि ये अभी भी जो है मसाला पेक में हॉट कमोडिटी बनी रहेगी। कोरिएंडर का जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाई की सलाह रहेगी। जो बाइंग के लेवल्स रहेंगे वो 12,900 के आसपास के रहेंगे। स्टॉप लॉस 12,640 का रखना है, लक्ष्य यहाँ पे 13,400 का रहेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि कैस्टर सीड में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो कैस्टर सीड का जो जून वायदा है वहां भी डिप में बाई की सलाह रहेगी। 6,550 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए 6,510 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य वहां पे 6,640 के रखे जा सकते। चलिए, तो ये सलाह आप लोगों को दी जा रही है कोरिएंडर कैस्टर सीड पे खरीदारी करने की सलाह है। मनोज सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और शुगर को लेकर के इतनी डिटेल में बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है विपुल जी, उनमें फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, और आप भी किसी एग्री कमोडिटीज़ के बारे में समझना जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टिप्पणी करें। हम कोशिश करेंगे कि उस पर डिटेल रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर के आएँ। लगातार बने रहिए बोनस के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।